हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरवदेव भारत जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट चैप्टर से पर्यावरण एवं सतत विकास और पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र से कुछ एमसीक्यू लगाएंगे, जो आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो ये फ्रेंच हो जाएगा। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इनवर्नर शब्द से। इनवर्नर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घेरा हुआ या घेरना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में किन दशाओं द्वारा उनके अंततः क्रिया को सम्मिलित किया जाता है? यह भौतिक एवं जैविक दोनों। पर्यावरण मुख्य रूप से किस प्रकार की संकल्पना है? ये भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। जीवधारी वातावरण में हुए परिवर्तन को जिस सीमा तक सहन कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? सहनशीलता परास कहेंगे उसे। पर्यावरण को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के 2 मुख्य भागों में शामिल है? तो ये आपका प्राकृतिक और एक मानव निर्मित पर्यावरण। भूमि, जलवायु, पादप और जीव जंतु मिलकर किस पर्यावरण का निर्माण करते हैं? ये प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, नाम से ही लग रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे समाहित किया जाता है? तो ये आपका स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक है। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए निर्मित परिदृश्य को क्या कहते हैं? इसे मानव निर्मित पर्यावरण कहेंगे। फसल उत्पाद, औद्योगिक संकुल और परिवहन संकुल पर्यावरण के किस भाग के अंतर्गत आता है? ये मानव निर्मित पर्यावरण। पर्यावरण के संगठनों को कितने प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया गया है? यह आपका 3 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का संगठन है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, भौतिक या जैविक संगठन और ऊर्जा संगठन। भौतिक या अजैविक संगठन के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया गया है? स्थल, वायु और जल। जैविक संगठन के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? तो उपयुक्त सभी को। पर्यावरण के ऊर्जा संगठन के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? तो सौर्य ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। पर्यावरण की मुख्य विशेषता के संदर्भ में पर्यावरण किन तत्वों का योग है? ये जैविक और अजैविक तत्वों का। किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व निम्नलिखित में से कौन कौन से होते हैं? तो डी हो जाएगा, जैव विविधता, प्राकृतिक और ऊर्जा। पर्यावरण में किसके साथ निरंतर परिवर्तन होता रहता है? समय और स्थान दोनों। पर्यावरण की मुख्य विशेषता के अनुसार पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पाद करता है जो विभिन्न स्थानों पर कैसा होता है? तो भिन्न भिन्न होगा था। ठीक है। पर्यावरण जैविक और अजैविक पदार्थों के संबंध में आधारित होता है। 23। ये क्या हो जाएगा? व्यवहारिक संबंध। पर्यावरण की संपूर्ण कार्यवाही
किस पर निर्भर करती है? ये ऊर्जा संचार पे। पर्यावरण सामान्यतः किस ओर अग्रसर रहता है? पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (EPI) किस प्रकार के रैंकिंग प्रणाली है? ये अंतर्राष्ट्रीय। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (EPI) मुख्य रूप से क्या मापता है? 27। ये पर्यावरण स्थिति और देशों की स्थिरता, ठीक है, ये नापता है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2002 में, द्विवार्षिक 2002, कोडिंग वैसे याद होने का। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक शुरुआत में किस रूप में शुरू किया गया था? ये जो है ना, पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (EPI) की शुरुआत एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा किस यूनिवर्सिटी के सहयोग से की गई थी? तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सहयोग से किया गया था। EPI के विकास में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नेटवर्क ने सहयोग किया था। इसमें आपका सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 32 हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (EPI) किसके द्वारा जारी या शुरू किया गया है? 32। तो ये आपका WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। EPI टीम पर्यावरण डेटा को ऐसे संकेत में बदल देती है जो देश का मूल्यांकन किस पैमाने पर करते हैं? ये आपका 0 से लेके 100 तक। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक के 0 से लेकर 100 के पैमाने पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को कौन सा अंक दर्शाता है? यह आपका 100 दर्शाता है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (EPI) 2022 की रैंकिंग में शीर्ष प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? 35। यह आपका डेनमार्क हो जाएगा। EPI 2022 की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? यूनाइटेड किंगडम। EPI 2022 की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? 37। ये आपका फिनलैंड हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में कुल कितने देशों की सूची तैयार की गई है? अभी 180 देशों की। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (EPI) 2022 की 180 देशों की सूची में सबसे नीचे अंतिम स्थान पर कौन सा देश था? ये आपका नेपाल, भारत हो जाएगा। वर्ष 2020 के पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (EPI) में भारत का कौन सा स्थान था? 40, तो 168वां। वर्ष 2018 के पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (EPI) में भारत किस स्थान पर था? 41, तो ये हो जाएगा 177वें। वर्ष 2016 के पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (EPI) में भारत का स्थान क्या था? तो 141वां है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसकी 20वीं वर्षगांठ पर रियो समिट हुआ था? 1972 ईस्वी में, 1972। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1982 में, 1992 में, क्या हो रहा है, 1992 में। वर्ष 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 46। ये आपका रियो डी जेनेरो, ब्राजील में पड़ता है। नेक्स्ट है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 मूल रूप से किसका सम्मेलन था? ये आपका संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ऑप्शन ए हो जाएगा।
रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान अल्प विकसित देशों को कोष उपलब्ध कराने के लिए किस निधि की स्थापना की गई थी? तो अल्प विकसित निधि, ठीक है, LDCF। रियो सम्मेलन के दौरान स्थापित अल्प विकसित देश निधि किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संस्था के तहत निधि उपलब्ध कराती है? 49। ये आपका UNFCCC हो जाएगा। 50 है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की मुख्य उपलब्धि कौन सा समझौता था? ये आपका एजेंडा 21। एजेंडा 21 मुख्य रूप से किन दो समस्याओं को स्थापित करने पर बल देता था? 51। यह पर्यावरण, पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानताएं। एजेंडा 21 के मुख्य रूप से कितने उद्देश्य निर्धारित किए गए थे? तो इसका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा 21 के प्रमुख 4 उद्देश्यों में शामिल है? ये जो है ना आपका सारा एजेंडा शामिल है इसका। रियो +5 पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1997 में, ठीक है। रियो +5 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क। रियो +10 पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ठीक है, रियो +10 1992। इसका रियो +10 है ना 5। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? ये है ना, रियो +5 हो गया तो रियो +10 है ना। 56 है ना। और रियो +10 पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये 2002 में किया गया था। 57। रियो +10 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो जोहान्सबर्ग, अफ्रीका में। रियो +20 पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 58। ये आपका 2012 में। रियो +20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील में पड़ता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? ये 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। आइए 61। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को संयुक्त राष्ट्र के किस सम्मेलन के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए किया गया था? यह स्टॉकहोम सम्मेलन, जून 1972। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसे छाता विधान के नाम से जानते हैं हम लोग। किस ऐतिहासिक घटना के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण अधिनियम 1986 को पारित किया था? ठीक है, ये होगा भोपाल त्रासदी गैस त्रासदी, 84 में हुआ था ये। भारत सरकार ने किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया?
यह अनुच्छेद हो जाएगा 253। 65 आ जाइए। ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उन्हें कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? इसे इको मार्क। भारत में पर्यावरण अनुकूल उत्पाद के लिए इको मार्क प्रमाण पत्र देने की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? ये 1991 से। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति GEAC का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। ये 68 आई है। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 1972 में कहाँ आयोजित हुआ था? 68। ये हुआ था आपका स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। 69। मार्च 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदलकर क्या रखा गया था? आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है के अनुरूप में आर्टिकल बताना है? इसमें तो आर्टिकल 21। इसमें सब निजता का अधिकार है। ये आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1972 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 72। यह आपका नैरोबी, ठीक है, केन्या में पड़ता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था NIRI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? NIRI की स्थापना 58 में किया गया था। NIRI, ठीक है, इसका पता रहा भारत। NIRI राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण शोध संस्था भारत में किस शहर में स्थित है? यह आपका नागपुर। NIRI में कितने क्षेत्रीय प्रयोगशाला देश में स्थित है? 75। तो आपका 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शहर NIRI की 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला में शामिल नहीं है? ये भोपाल। 77 आई। NIRI भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण NEA का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA का गठन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। NEA या NEAA की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किस संबंध में अपील की सुनवाई करना है? बताइए। इसका हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में। 82 आएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यह आपका 17 मार्च 1951। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका जेनेवा में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च, सॉरी EPA है ना,
इसका स्थापना हुआ था 2 दिसंबर 1970 को। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए किस देश की संघीय एजेंसी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। 86 ईपीए का संबंध मुख्य रूप से किन नियमों का निर्माण एवं प्रवर्तन से है? 86 तो मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधित नियमों से। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पड़ता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल के कार्यालय विश्व के कितने से अधिक देशों में स्थापित हैं? 55 आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक मानव और पर्यावरण के मध्य का संबंध किस पर आधारित है? परस्पर सहभागिता एवं स्वावलंबन पर। मानव पर्यावरण संबंधों के संदर्भ में नियतिवादी अवधारणा को किसने जन्म दिया था? एफ रेटिंजल ने। नियतिवादी अवधारणा के अनुसार मानव जीवन को किस पर पूर्णतः निर्भर माना गया है? प्रकृति पर। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया, यह कथन मानव पर्यावरण संबंध के किस अवधारणा पर आधारित है? नियतिवाद अवधारणा पर। नियतिवाद अवधारणा में कौन सक्रिय रहता है और कौन निष्क्रिय? 93 ये पर्यावरण एवं प्रकृति सक्रिय है और मानव निष्क्रिय है। 94 नियतिवादी सिद्धांत का प्रभुत्व किस वर्ष तक बना रहा? 1920 तक। निम्नलिखित में से कौन से भूगोलवेत्ता नियतिवादी अवधारणा के समर्थक रहे? 95 तो हम्बोल्ट व कार्ल रिटर। फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने मुख्य रूप से किस अवधारणा की आलोचना की थी? नियतिवादी अवधारणा की। संभववादी अवधारणा को किसने जन्म दिया और जो नियतिवादी अवधारणा के आलोचक थे? विडाल डी लाबस। ठीक है, लवलास। संभववादी अवधारणा के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता शामिल है? 98 ठीक है, सभी हो जाएगा इसमें से, देख लें। ब्रूज एवं ईसा वुमेन एल फ्रेबे डिमांजिया। ठीक है, नेक्स्ट है। संभववादी अवधारणा के अनुसार मानव को पर्यावरण का कैसा अभिकर्ता माना है? 99 सक्रिय अभिकर्ता। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता ने किया था? ये एल फ्रेबे। 101 आ जाइए। नवनियतिवादी अवधारणा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का खंडन करती है? तो दोनों। ठीक है, नवनीतिवाद अवधारणा को जन्म देने वाले या इसके मुख्य प्रतिपादक भूगोलवेत्ता कौन है? ग्रिफिथ टेलर एवं OH के स्पैट। ग्रिफिथ टेलर ने प्रकृति के संदर्भ में कौन सी नीति अपनाने को कहा था? रुको और जाओ की नीति, स्टॉप एंड गो। प्रकृति में अपनी सुंदरता है और अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें प्रकृति को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह किस अवधारणा का मूल दर्शन है? नवनीतिवादी अवधारणा का। टिकाऊ या सतत विकास का संबंध मुख्य रूप से किस अवधारणा से है?
नवनीतिवादी अवधारणा। सांस्कृतिक निश्चयवादी की अवधारणा के जनक कौन है? प्रोफेसर कार्ल सावर। सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा के अनुसार मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किसका विकास और उपयोग करता है? अपनी तकनीक का विकास करता है तथा अपने साधनियों का उपयोग करता है। मानव स्वयं अपना इतिहास रचता है और हमारी संस्कृति हमारी वर्तमान परिस्थितियों व आर्थिक उन्नति को निर्धारित करता है। यह कथन किस अवधारणा से संबंधित है? ये सांस्कृतिक निश्चयवादी की अवधारणा। सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा ने विशेष रूप से किस देश में लोकप्रियता प्राप्त की है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। मनुष्य पर्यावरण की उपज है, यह कथन किस प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता का है? यह आपका बी का है, एलन सैम्पल का। किस वैज्ञानिक विचारक के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है? चार्ल्स डार्विन। सतत विकास डेवलपमेंट शब्द की पहली बार प्रयोग किस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में की है? IUCN। IUCN ने किस रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग किया था? विश्व संरक्षण रणनीति। वर्ष 1987 में WCED ने किस रिपोर्ट में सतत विकास की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की है? ए नंबर, हमारा साझा भविष्य। सतत विकास की आधुनिक अवधारणा किस रिपोर्ट से प्राप्त हुई है? ब्रॉडलेट रिपोर्ट 1987। सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? बर्टलेट 1987। WCED का पूर्ण रूप क्या है? तो ये नंबर हो जाएगा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। IUCN का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा। ठीक है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को परिभाषित को स्वीकार किया है? तो UNO। सतत विकास के अंतर्गत वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को किसके साथ समझौता किए बिना पूरा किया जाता है? तो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की। सतत विकास मुख्य रूप से किन दो पक्षों के मध्य वांछित संतुलन बनाए रखने से संबंधित है? आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1992 में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में घोषित किस दस्तावेज में सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया है? एजेंडा 21। 21वीं शताब्दी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना को क्या कहा गया है? एजेंडा 21। रियो सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 के अलावा और किस विषय पर सहमति बनी थी? ठीक है, रियो घोषणा पत्र और ये दोनों हो जाएगा। ठीक है। रियो 10 सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया गया था? किया गया था
2002 में जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में एजेंडा 21 के क्रियान्वयन के साथ साथ और किस लक्ष्य को लागू करने का संकल्प किया गया था? सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य SMDG। वर्ष 2012 में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वाट। 21 आई है। रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012 में भारत ने किस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया था? हरित अर्थव्यवस्था। रियो प्लस 20 2012 सम्मेलन में मुख्य रूप से किन तीन तथ्यों पर बल दिया गया था? गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत विकास। अस्थायी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में किस प्रकार के संवेदनशील घटनाएं हैं? तो अंतरपीढ़ीगत। ठीक है। जैव संस्था या सतत विकास संस्था भारत में कहाँ स्थित है? या आपका इम्फाल मणिपुर में पड़ता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 4 मानकों में शामिल है? 26। वहन क्षमता। 27। निम्नलिखित में से कौन से सतत विकास के मूलभूत विचारक हैं? तो संस्थागत प्रतिबद्धता। पृथ्वी पर सभी जीवराशियों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ये आपका सौर ऊर्जा है। सतत विकास को प्राप्त करने की प्रमुख रणनीति में ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग शामिल है? गैर पारंपरिक एवं नवीकरण स्रोत। पर्यावरण में एक अंतर्निर्मित स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे होम्योस्टैटिक क्रियाविधि। जब मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण में किया गया परिवर्तन उसकी किसी सीमा से अधिक हो जाता है तो भयावह समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसे सहनशीलता सीमा कहते हैं। किसी भी राष्ट्र का विकास एवं स्थिरता किस पर निर्भर करता है? पारिस्थितिकीय स्थिरता पर। हमारा पर्यावरण किस प्रकार का तंत्र और उसके संसाधन कैसे हैं? तो वन तंत्र और सीमित संसाधन है। पर्यावरण के सीमित संसाधनों के निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है? धीमी। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सतत विकास को पर्याप्त प्राप्त करने की प्रमुख रणनीति में शामिल है? तो ये सभी हो जाएगा। रियो 20 सम्मेलन में सतत विकास के संबंध में कितने प्राथमिक क्षेत्रों का चयन किया गया था? तो 7। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र रियो 20 में चयनित 7 प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान। रियो प्लस 20 सम्मेलन के संपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज का क्या नाम है? द फ्यूचर वी वांट। किस संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में 17वें लक्ष्यों MDG के स्थानों पर सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 को लागू किया गया है? तो 70वें। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था?
ये आपका 1973 में मनाया गया था। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाए, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत किस देश में की थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषण जनक किसे माना जाता है? मसानोबु फुकुओका। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय कब लागू हुआ था? 23 मार्च 1950 को। जलवायु का सही सूचकांक किसे माना जाता है? यह आपका प्रकृति वनस्पति को। ठीक है। अजीवीय घटक के अंतर्गत प्रकार के वातावरण आते हैं। ये आते हैं निर्जीव वातावरण। अजीवीय घटक को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक घटक का उदाहरण है? कैल्शियम। मिट्टी, जल, नाइट्रोजन और अमोनिया किस प्रकार के अजीवीय घटक हैं? ये क्या हो जाएगा? अकार्बनिक घटक हो जाएंगे। मृत पौधों एवं जंतुओं के अकार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन वसा का अपघटन किसके द्वारा होता है? मृत जीवी कवक एवं जीवाणु द्वारा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे खड़ी अवस्था कहते हैं। प्रकाश, ताप, हवा और विद्युत को पारिस्थितिकी तंत्र के किस घटक के अंतर्गत रखा गया है? ये भौतिक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक ही दिशा में। एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का हस्तांतरण होता है? तो 10%। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। खाद्य श्रृंखला में मानव की भूमिका किस प्रकार के उपभोक्ता के रूप में होता है? तो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों हो जाएगा। जो उपभोक्ता भोजन के रूप में पौधे अथवा पौधों के भागों का उपयोग करके खाद्य श्रृंखला का आरंभ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं उसको। अब घटिया खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मृत जैविक पदार्थों से। एक उथले समुद्र के जीवों के समुदाय में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग अपघटक श्रृंखला में प्रभावित होता है? तो 80% हो जाएगा उसका। प्रकृति में अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? एक खाद्य जाल कहते हैं उसको। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होते हुए भी कई पथों में। किसी जीव में हानिकारक पदार्थ के एकत्रीकरण को क्या कहते हैं? जैव संचयन कहते हैं उसको। जैव संचयन को किस इकाई में मापा जाता है? उसे हम मापते हैं पार्ट्स प्रति बिलियन ppm में। ऐसे प्रदूषक जो जीवधारियों के भीतर उपापचयित नहीं हो पाते वो क्या कहलाते हैं? उसे अनिम्नकरणीय प्रदूषण कहते हैं उसके। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिम्नकरणीय प्रदूषण का उदाहरण है?
DDT। जब जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषण खाद्य श्रृंखला के माध्यम से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित होते हैं और उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जैव आवर्धन कहते हैं। कीटनाशक पदार्थ DDT और BSC किसमें घुलनशील होते हैं जिसके कारण ये वसा उत्तक में संचित हो जाते हैं? 23। ये वसा हो जाएगा, ठीक है, फैट। 24। श्वसन क्रिया में वसा के ऑक्सीकरण के समय कीटनाशक पदार्थ रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करके कौन सी बीमारी पैदा कर सकते हैं? क्या? कैंसर। कृषि में प्रयुक्त होने वाले किन रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो सभी पे DDT, BSC, ड्यूफोल्डी और मेलाथियान। खाद्य श्रृंखला में DDT का संरक्षण किस स्तर पर सबसे अधिक होता है? तो तृतीय स्तर पर। घास स्थल पायतंत्र यदि सांप एक तृतीय भोगता है तो DDT का साधन सबसे अधिक किसमें होगा? 27। सबसे अधिक किसमें होगा? तो सांप में होगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र से अधिक संतुलन और स्थिर होने की क्या शर्त है? तो खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण क्या है? तो वनोन्मूलन। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूमि पर वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो 33%। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, रूपांतरण तथा विसरण किसके नियमों के अनुसार होता है? तो ऊष्मागति के नियम। ऊष्मागति के किस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकता है? तो प्रथम नियम के अनुसार। ऊष्मागति के दूसरे नियम के अनुसार ऊर्जा के रूप के समय कुछ ऊर्जा किस रूप में वातावरण में विसरित हो जाते हैं? ताप, हीट के रूप में। सृष्टि में ऊर्जा के अनेक रूपों के निम्न कोटिकरण से अंत में ऊर्जा किस रूप में नष्ट विसरित हो जाते हैं? 34। तो ताप हो जाएगा इसका। ठीक है, लास्ट देखते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम तथा मूल स्रोत क्या होता है? तो सूर्य होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण किस प्रकार का होता है? तो एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% का नियम केन लोक ने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर उपभोक्ता पिछले स्तर के संचित ऊर्जा का कितना प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है? तो 10%। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः कितने पोषण स्तर होते हैं? 3 से 4%। प्राथमिक उपभोक्ताओं को निम्नलिखित में से किस पोषण स्तर में रखा गया है? पोषण स्तर 2 में रखा गया है इसको। सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता को किस पोषण स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो पोषण स्तर 4। ऐसे जीव जो उपयुक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? ये अपघटक कहलाते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम 1927 में किसने रखा था? चार्ल्स एल्टन ने। मुख्य रूप से पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार होते हैं?
3 प्रकार के होते हैं। किस पिरामिड द्वारा प्राथमिक उपभोक्ता तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता की संख्याओं के संबंध का बोध होता है? तो जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड किस प्रकार का हो सकता है? सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के। वन एवं घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के जीवभार का पिरामिड कैसा बनेगा? ये सीधा बनेगा। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पर का पिरामिड उल्टा क्यों बनता है? क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादों की संख्या अधिक होते भी भार कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा बनता है? संचित ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों बनता है? क्योंकि इसमें समय का सदैव ध्यान रखा जाता है जो लगभग निश्चित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को क्या कहते हैं? उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र गैसीय चक्र का उदाहरण है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। आवासीय चक्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा चक्र शामिल होता है? कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओंडम ने जल चक्र को किस चक्र में सम्मिलित किया था? गैसीय चक्र में। वर्ष 1916 में पौधे की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन कर अनुक्रमण का सामान्य परिभाषा किसने दिया था? ये एफ क्लीमेंट ने दिया था। ये वैज्ञानिक ओंडम के अनुसार जैविक अनुक्रम का सही क्रमिक चरण क्या है? सही क्रमिक चरण क्या है? तो ये बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। नवीकरण, प्रवास, स्थापना, प्रतिक्रिया एवं स्थिरीकरण। ओंडम के अनुक्रमण के चरणों में न्यूडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नग्नीकरण। जैविक अनुक्रम के संबंध में इसेसिस का क्या अर्थ है? स्थापना। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण। घास स्थलों में आग लगने या अन्य कारणों से भूमि पथरीली और बंजर होने पर वहां किसके उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध होता है? तो लाइकेन हो जाएगा। ठीक है। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन डब्ल्यू बेनेट ने। जॉन डब्ल्यू बेनेट ने अपनी पुस्तक दी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्शन किस वर्ष प्रकाशित किया था? ये 1976 में किया था। ठीक है। बुक याद रखिएगा आप लोग। समुदायों का पूरा क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे क्या कहते हैं? 28। उसे सीरियल कहते हैं। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसके जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? 29। उसे पारिस्थितिकी पक्षाप कहेंगे।
पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टर। पारिस्थितिकीय पदछाप के अंतर्गत मनुष्य द्वारा किसका मापन किया जाता है? कार्बन उत्सर्जन का। अविवेक जीवनशील जिसमें पारिस्थितिकीय तंत्र के घटक जैसे जल, ऊर्जा आदि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, वह पदछाप के आकार को क्या करती है? ये बढ़ा देती है। पारिस्थितिकीय पदछाप पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों का पर किस मांग का एक मापन है? क्या है? मानवीय मांग का। प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन होने से होने वाली दीर्घकालीन क्षति आर्थिक मूल्य के रूप में को क्या कहते हैं? इसे कार्बन का सामाजिक मूल्य कहेंगे इसे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को कितने प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है? 5। पारिस्थितिकी तंत्र के सेवाओं के अंतर्गत खाद्यान्न या जल उत्पाद किस सेवा का हिस्सा है? तो व्यवस्थाएं सेवा का। जलवायु और रोग पर नियंत्रण पारिस्थितिकी तंत्र के किस सेवाओं के अंतर्गत आता है? एक बार नियंत्रण सेवा के अंतर्गत आता है। ये 38 है। पोषण चक्रण और फसल परागण को किस वर्ग में रखा गया है? इसे समर्थन सेवाएं के रखा गया है इसको। आध्यात्मिक, शैक्षिक और मनोरंजन सेवाएं पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सी सेवाएं हैं? सांस्कृतिक सेवाएं। नाम से ही लगता है आध्यात्मिक। पारिस्थितिकी निषेध की संकल्पना किसने प्रतिपादन किया था? निषेध तो गिरनले ने। 41 है। स्थिर जल के आवास को किस आवास के अंतर्गत शामिल किया गया है? ये लैंटिंग आवास होता है। निम्नलिखित में से कौन से आवास लैंटिंग आवास के उदाहरण है? 42 तो आंध्रभूमि, तालाब, झील और जलाशय। ठीक है, स्थिर जल के कहते। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसे इकोटोन कहेंगे। पायतंत्रों की घटती उत्पादक के क्रम में उनका सही अनुक्रम कौन सा है? 44 मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? इसे पिग्नोक्लाइन दर्शाता है। किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को कौन दर्शाने वाली परत को क्या कहते हैं? इसे हेलोक्लाइन कहते हैं। कंटिन्यू क्लास लेने पे जो होता है ना, शुरू हो जाता है मुझसे वही। थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ किसमें परिवर्तन को दर्शाती है? 47 तो तापमान परिवर्तन को। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है किसे? ये पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। वर्ष 1962 में प्रकाशित प्रसिद्ध पर्यावरण पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रेचल कार्सन। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किस देश ने किया था? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, चलिए देखेंगे। अच्छा है, दोबारा रिवाइजिंग हो गया। पाली चिमारा का संबंध भारत के किस राज्य से है? पाली चिमारा यह आपके केरल से है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है? 52 यूकेलिप्टस को। अर्निस्ट नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था?
तो गहन पारिस्थितिकी का। ठीक है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।